बच्चों हम लोग बोर्ड में आए हुए सवाल कर रहे थे 2010 के बाद के। ये अभी हमारा चैप्टर 3 चल रहा है। तो देखिए अपने पास में एक क्वेश्चन है। इन द गिवन सर्किट एज्यूमिंग पॉइंट ए टू बी एट जीरो पोटेंशियल यूज किरचॉफ्स रूल टू डिटरमिन द पॉइंट बी। अच्छा, पोटेंशियल पॉइंट बी। तो देखिए ये आपका पॉइंट ए है, इसको इन्होंने जीरो कह रखा है, आपको बी का निकालना है पोटेंशियल। ठीक है, तो एक काम करिए, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये 2 एम्पियर का करंट दे रखा है, ये 1 एम्पियर का करंट है। इसका मतलब इसमें से जो है ना 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा निश्चित रूप से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप। अगर आपका ये 1 वोल्ट का सेल है और यहां से 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें बेटा 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहां से 2 एम्पियर आ रहा है। जब यहां से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर 1 एम्पियर जा रहा है। देखिए आप 2 एम्पियर आ रहा है, इधर 1 एम्पियर जा रहा है, निश्चित रूप से 1 एम्पियर को इधर आना पड़ेगा, इधर आना ही पड़ेगा। और अब ये यहां पर कैपिटल आर एक रेजिस्टेंस है। ओके, हमें कैपिटल आर के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। अगर हमें कैपिटल आर पता लग जाए तो बस हमारा काम हो जाएगा। तो मेरे को लगता है कैपिटल आर केवल एक ही इक्वेशन से आपको पता लग जाएगा। आप ऐसा करिए, ये डी है, इस पॉइंट का नाम ई रखिए, इसका नाम ए रख दीजिए और इसका नाम सी रख दीजिए। ठीक है, इधर का सर्किट है कुछ, शायद उसकी जरूरत ना पड़े, है ना। अभी हम देखते हैं, फिर अगर आवश्यकता होगी तो उसको भी सॉल्व करेंगे, राइट। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट आ जाएगा, राइट। सो तो आना ही है, इधर से 1 एम्पियर आएगा, 2 एम्पियर, राइट। अब आप देखिए, हम बात करते हैं डी ई ए सी डी। डी ई ए सी डी, अगर हम डी ई ए सी डी की बात करते हैं तो आप देखिए क्या होने जा रहा है। डी से ई तक, डी से ई तक स्टार्ट करते हैं हम। तो वी डी, आप यहां देखिए 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर आर है बताइए, आर। तो अपन कहेंगे -1 इंटू आर, राइट। फिर ये +1 है तो इसको +1 कह देंगे। ओके, फिर ये यहां पे जो है करंट से अपोजिट जाएंगे हम, तो ऐड होगा, तो +1 इंटू 2 आएगा और ये वी डी आ जाएगा। मुझे नजर आ रहा है कि यहां पर R बराबर 3 आ गया। आप लोग चेक करिए, कुल मिला के हमारे पास इस R की वैल्यू आ चुकी है 3 ओम। यहां 1 एम्पियर का करंट आ रहा है बेटा। ठीक है, बस अब हमें ए से लेके डी तक का निकालना है, सॉरी बी तक का। बी आपका यहां है, ये तो हो गया आंसर, यहीं पे आ गया, क्योंकि हमें वी से लेके बी तक का पोटेंशियल हमें निकालना है, ए का 0 मान करके चलना है। तो हम ए का पोटेंशियल 0 लिखेंगे। तो देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पे ए का पोटेंशियल हम लास्ट में 0 लिखेंगे, फिलहाल तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। वी ए प्लस 1 एम्पियर इंटू 3 ओम, 3 ओम। फिर आप आगे बढ़िए बढ़िए, ये आएगा यहाँ पे -2 वोल्ट, ये आ गया आपका वी बी। वी ए को 0 लिखना है, 3 - 2 बराबर 1 आ जाएगा, ये बराबर वी बी आ जाएगा। कुल मिलाकर के आपके पास में वी बी बराबर 1 वोल्ट आ गया। तो दिस इज योर आंसर। अब देखो इसमें ये वाला जो था ना, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी इस सर्किट की, है ना, क्योंकि हमें बस वहां पे केवल आर की वैल्यू चाहिए थी, जो हमें निकल के आ गई। चलिए नेक्स्ट 17 क्वेश्चन देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना, ये आपको बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पहले कराया जा चुका है। सबसे पहले तो आप अगर आई बराबर 0 लिखेंगे तो v बराबर ई आएगा। तो 17 क्वेश्चन देखिए, 17 क्वेश्चन, व्हेन i इक्वल टू 0 v इक्वल टू ई एंड इट इज इक्वल टू 1.4 वोल्ट। ये बेटा 1.4 वोल्ट आपका ये फर्स्ट आंसर है, दिस इज योर फर्स्ट आंसर, राइट। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, v इक्वल टू ई माइनस आई आर। ओके, if v equal to 0 then e minus IR is 0। आपको R चाहिए, है ना। देखिए E की वैल्यू आपको पहले ही निकाल दी हमने 1.4, I की वैल्यू दे रखी है आपको 0.28, R बराबर 0। तो आपके पास R बराबर आ गया 5 ओम। कितना आसान सवाल है ना। ये आपका सेकंड आंसर आ गया, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो गया। डन।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व कर रहे हैं हम। 18 क्वेश्चन है, टू सेल्स ऑफ ईएमएफ ट्वाइस ई एंड ई and internal resistance twice R and R respectively are connected in parallel. Obtain the expression for the equivalent EMF and internal resistance. देखो बेटा इस सवाल में इन्होंने कहा है obtain the expression. obtain का मतलब होता है आपको derive करना है। ध्यान दीजिए, एक तो होता है write the expression. write the expression का मतलब होता है आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन जब ये obtain करने के लिए कहते हैं तो आपको उसको derive करना, तो मैं इसका डेरिवेशन कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का डेरिवेशन कर रहा हूं मैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दो सेल्स हैं, तो मैं दो सेल बना रहा हूं। सबसे पहले एक सेल और बेटा एक सेल, दो सेल हो गए। इसको हम कह देते हैं E1, इसको कह देते हैं R1, इसको कह देते हैं E2, इसको कह देते हैं R2। प्लीज आप इन दोनों सेल्स को देखिए, ये आपका आया है I और ये आपका आया है I। तो ये I है और ये I है, ये I1 है और ये I2 है, ये इस तरह से हुए। करेक्ट। कुल मिलाकर के अब हम कहेंगे कि आपके पास में ये जो दोनों सेल है, हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। मान लीजिए यहां से करंट I आ रहा है, आगे सर्किट जैसा भी है, लेकिन कम से कम यहां I1 और I2 डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ I बराबर I1 प्लस I2। ये दोनों सेल बेटा पैरेलल में है। इसका मीनिंग ये होगा कि वोल्टेज सेम आएगा। पैरेलल में होने का मतलब ये होता है कि वोल्टेज विल कम आउट सेम। यहां का वोल्टेज, यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज तीनों सेम होंगे। तो अब मैं यहां पे लिख देता हूं कि क्या क्या होगा, है ना। देखिए मैं सबसे पहले लिख रहा हूं V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1 इट इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। ये हमने सबसे पहले टर्मिनल वोल्टेज के कंसेप्ट से लिख लिया। अब देखिए आप I1 निकाल रहा हूं मैं, आप जरा I1 को चेक करेंगे। I1 आएगा E1 माइनस V अपॉन R1 और बेटा I2 आएगा E2 माइनस V अपॉन R। I1 आ गया, I2 आ गया। आप I1 I2 दोनों को जो है वैल्यूज रख दीजिए वहां पर, और फिर उसको हम इक्विवेलेंट में रखेंगे बाद में लास्ट में जाकर के, है ना। तो देखिए मैं लिख रहा हूं I इक्वल टू I1 प्लस I2। I इक्वल टू I1 प्लस I2 लिखूंगा, और जब हम यहां लिख रहे हैं I बराबर I1 प्लस I2, तो ये आएगा E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। करेक्ट। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अब हमें V निकालना है, यहां पे V निकालना है। तो देखना जरा, मैं लिख रहा हूं I इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V कॉमन ले लेते हैं बेटा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। आप एक एक चीज चेक करें। ओके, तो यहां पर मैं ये कहने वाला हूं कि R1 R2 एलसीएम ले लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा I R1 R2 इट इज इक्वल I R1 R2 इट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 प्लस V, सॉरी माइनस V इंटू R1 प्लस R। हमें V चाहिए, V वांट V, है ना। तो देखिए V आ गया आपके पास, V आ चुका है। V इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। E1 R1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I
R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आपके पास में आया। अब देखो इसको आप है ना इक्वेट करो उस इक्वेशन से। यहां पर हमने क्या इक्वेशन लिख रखी है, V इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आर ई इंटू आर इक्विवेलेंट, है ना। तो आप इसको लिखिए V इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। कंपेयर करो, तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे ना तो आपके पास में ई इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा। देखिए ई इक्विवेलेंट क्या आएगा, चेक करो। तो मैं कहता हूं ई इक्विवेलेंट आपके पास में आ जाएगा कंपेयर करने पर। ई इक्विवेलेंट आ रहा है आपके पास में E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये डिराइव किया है हमने आर्बिट्रेरी लेकर के, अब आपको एक दिया हुआ है 2E और दूसरा दे रखा है E, और एक दे रखा है 2R और दूसरा दे रखा है R। तो एक काम करते हैं हम E1 को लिख देते हैं 2E, R2 को लिख देते हैं R, E2 को लिख देते हैं E और R1 को लिख देते हैं 2R अपॉन R प्लस 2R। इट इज इक्वल टू 4E अपॉन 3R, है ना। 4E अपॉन 3 आ गया बस ई इक्विवेलेंट। ये आपका एक आंसर आ गया। ओके, आर इक्विवेलेंट है बेटा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आ जाएगा आपका 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R। कुल मिलाकर के ये आएगा आपका 2/3R। ये आपका आंसर आएगा। ये दोनों आंसर आपके आए, लेकिन हमने इसमें क्या किया है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाया। देखो हम अगर चाहते तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके ये कर देते, लेकिन फिर उसने जो ऑप्टेन कहा है वो नहीं आता। अब एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, आपको बोर्ड के अंदर जो है ना क्वेश्चन के मार्क्स पर ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर ये सवाल 1 नंबर का आवे मान लो, तो फिर आप ये डेरिवेशन नहीं करना, फिर आप क्या करना, केवल ये यहाँ का ये इतना आंसर लिख आना बस, अगर 1 नंबर का आता है। लेकिन अगर 3 नंबर का सवाल आ गया, 2 नंबर का आ गया, तो आपको डेरिवेशन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूजिंग किरचॉफ्स लॉ कैलकुलेट द करंट थ्रू 40 ओम एंड 20 ओम रेजिस्टर्स इन द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है जी, आप देखिए जरा। तो एक काम करते हैं हम, ये जो सर्किट दिखाई दे रहा है ना 19th क्वेश्चन में, इसमें हम जो मोस्ट डोमिनेटिंग सेल है उसमें से करंट फ्लो कराते हैं बेटा। मोस्ट डोमिनेटिंग सेल आपका ये है 80 वोल्ट, तो इसमें से आप करंट आई निकालिए, आई। फिर आप क्या करें, इसमें से करंट आई निकालिए और यहां से करंट I1 निकालिए, I माइनस I1। ठीक है, बस इतना काम हो गया। इधर से I करंट आया, इधर से I1 आया, I माइनस I1 गया। अब हम ऐसा करते हैं, 2 इक्वेशन बनाएंगे और I माइनस I1 की वैल्यू निकाल देंगे। देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं A B C D। तो बेटा A से स्टार्ट कर दो, VA प्लस 80 माइनस I इंटू 20। C से D चलना है तो आएगा माइनस 4T I माइनस, बस ये आपका VA आ जाएगा वापस। करेक्ट, एक बार ये है -20 माइनस 40 तो 60 आएगा, वो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। तो मैं कहूंगा कि 60I माइनस 40I1 इक्वल टू 80, है ना। तो आप लिख देंगे 6I 4I1 बराबर 8। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या आ गई बेटा, 1 आ गई। ये हमारा इस वाले में से आया। अब आप ऐसा करिए, A B F E A ले लो, है ना। हाँ, तो एक देखो A B F E A, A से स्टार्ट करिए आप, वही कहानी वापस, VA प्लस 80 माइनस 20I, आगे F पर आ जाइए आप डायरेक्ट, माइनस 10I1 और प्लस
प्लस 40 इट इज इक्वल टू वी ए, वापस आ जाएगा, है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि 20i प्लस i1 ये बराबर 20, 10i1 सॉरी, 20i प्लस 10i1, 20 प्लस 10i1 बराबर है 120। 0 0, ठीक है। अब आपको आई चाहिए, i1 निकाल लेते हैं। तो आप देखो 6i, ये इक्वेशन नंबर 2 बराबर 12, है ना। प्लस बराबर 12 प्लस i1 बेटा, प्लस i1 बराबर है 12। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। तो आप ऐसा करिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई प्लस 4i1 8 आएगा। तो अब आप इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखिए, 4 से मल्टीप्लाई किया है। 1 एंड 3 को मैं ऐड कर रहा हूं, तो 1 प्लस 3 को जब ऐड करेंगे तो ये और ये 6i 14i हो जाएगा ना, 14i ये है 48 और ये है 8 56। इसका मतलब i बराबर आपका 4 एम्पियर, है ना। i बराबर बेटा 4 एम्पियर आ गया आपका, 56 होता है, तो i बराबर 4 एम्पियर आ गया, i बराबर 4 एम्पियर है। तो एक आंसर आपका आ गया। 20 ओम में करंट कितना है, 4 एम्पियर है। 20 ओम में करंट 4 एम्पियर को पता लगाना है। तो एक काम करते हैं, i1 पता लगाते हैं, लिखिए, है ना। तो आपको i1 पता लग जाएगा, है ना। चलिए निकालिए i1। ओके, i बराबर 4 एम्पियर लिखो, यहाँ पे लिखो जल्दी से। इक्वेशन 1 में तो 6 इंटू 4 माइनस 4i1 बराबर 8, क्या 24 8, तो i1 बराबर 16, यानी i1 बराबर भी 4 ही आएगा। i1 बराबर 4 एम्पियर आएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ बेटा, सुनो, यहां से 4 एम्पियर का करंट वापस आ गया। इसका मतलब इसमें करंट 0 हो गया। कितना हो गया, 0, यानी इसका आंसर 0 आएगा 40 ओम में। तो हेंस करंट थ्रू 20 ओम इज 4 एम्पियर बट 40 ओम इज 0। सो आप आंसर में इस तरह से लिख करके आएंगे। आंसर में कैसे लिखेंगे, हेंस नो करंट और 0 करंट, नो करंट और 0 करंट फ्लोज थ्रू 40 ओम, flows through 40 ohm and 4 ampere flows through 20 ohm। 20 ohm में से 4 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। इसके अलावा जैसे अगर 10 ohm का पूछते तो यहां भी 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है, इसकी बात करते हैं हम। जैसे यहाँ 4 एम्पियर का यहां पर हो सकता है, ये पूछ ले मैं आपसे टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या आएगा, E माइनस आई आर टर्मिनल वोल्टेज निकालो इसका। तो 40 माइनस i 4 और 8 तो 0 आ गया टर्मिनल वोल्टेज। इसका टर्मिनल वोल्टेज भी पूछा जा सकता है, तो वो भी 0 आएगा। सवाल ये उठता है इन दोनों के टर्मिनल वोल्टेज 0 क्यों आ रहे हैं भैया, इसीलिए तो इसमें करंट नहीं बह रहा। टर्मिनल वोल्टेज 0 होगा तभी तो करंट नहीं बह रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। Two cells of EMF E1 and E2 and R1 and R2 respectively are connected in parallel. Obtain the expression for the equivalent resistance। बेटा अभी कर चुके ये सवाल, देखो पिछले पन्ने पर, इसलिए मैंने उसको डिराइव कर दिया था कि बार बार सवाल आएगा तो हम उसको ना करें, है ना। तो ये आंसर यही है, मतलब ये डेरिवेशन करना पड़ेगा आपको। अब की बार डेरिवेशन करना पड़ेगा, 100% डेरिवेशन इस बार, ठीक है। तो आपको डेरिवेशन करना ही पड़ेगा। 21 क्वेश्चन देखिए क्या है। यूजिंग किरचॉफ्स रूल कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। बी एंड डी के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है।
ठीक है, कर देते हैं। देखो ये क्या है, बी और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है जी। तो आप एक काम करिए, इन सेल को जो है ना, क्योंकि सीरीज है ये भी सीरीज है, तो मैं डायरेक्ट इसका डायग्राम बना देता हूँ 21 का। एज पर क्वेश्चन दिस सर्किट, as per question the circuit can be shown as below। मैं देखिए सर्किट को थोड़ा शॉर्टिफाई कर रहा हूं, है ना। ये बेटा 1 वोल्ट है, वो 2 वोल्ट है, तो मैं डी बी बना रहा हूं, डी क्योंकि मुझे फोकस डी और बी पर ही करना है, मुझे बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। यहां पे रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम का, क्या दे रखा है 2 ओम, ठीक है ना। अब देखो ये 2 है और वो 1 है, तो मुझे लगता है ये 1 बच जाएगा केवल, यानी एक सेल आपका आ गया है 1 वोल्ट, जिसका पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर, ये 1 वोल्ट आ गया बेटा। ये 1 ओम और 2 ओम रेजिस्टेंस, तो ये 3 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, हटाइए। ये आपका एक सेल आ गया, इधर आपका ये 3 एंड 1 है ना, तो ये यहाँ पे 2 वोल्ट बन रहा है सेल, 2 वोल्ट का सेल बन रहा है। एक मिनट आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है टर्मिनल, इधर सॉरी, टर्मिनल का ध्यान रखना बेटा, बड़े वाले का टर्मिनल ही इफेक्टिव होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पर हमने टर्मिनल जो इफेक्टिवली लिया है ना, ये माइनस और ये प्लस, 2 वोल्ट वाले का लिया है टर्मिनल, 1 वोल्ट वाले का नहीं लेना, छोटे सेल का टर्मिनल नहीं लेना है कभी भी, रिजल्ट आपको पूरा बनाना है। तो देखिए 3 है वो 1 है, तो ये 2 वोल्ट आ गया और इसका रेजिस्टेंस आ गया 4 ओम, बस आपका काम हो गया, ठीक है। अब हमें 2 ओम वाले पर जो है वो निकालना है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस, तो निकाल देते हैं। तो एक काम करो आप, इसमें जो है करंट बहा दो और करंट का पता लग जाए तो ही आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा, मतलब आपका वोल्टेज आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, बड़ा सेल ये है तो इसमें से करंट लो जी, आई बड़े सेल में से आप करंट लीजिए, इसमें आप I1 भेज दीजिए, इसमें आप I माइनस I1 भेज दीजिए। अब देखिए हमारा एम है I1 का पता लगाना, क्योंकि I1 पता लगाते ही आपके पास में बी और डी का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब हम कर रहे हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं ए सी एफ ई, ऐसे बोल देते हैं नाम, कुछ भी नाम बोलने से क्या कर। लेकिन अब एक बात सुनिए, एक बार आपने नाम कर दिया ना, अब आपको उसको नाम को उल्टा पुल्टा नहीं करना है। करंट आप सर्किट बनाएंगे तो वैसा ही बनाएंगे। देखिए यहां से करंट आ रहा है I माइनस I1 और यहां से करंट आ रहा है ये, तो एक काम करते हैं हम, क्योंकि सब कुछ गिवन है, मेरे को लगता है कि नहीं एक से तो काम नहीं चलेगा, दोनों से काम चलेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ई एफ बी डी। देखिए आपने जो नेमिंग एक बार कर दी ना, लेबलिंग जो एक बार आपने कर दी, वो लेबल फिर परफेक्टली हमेशा बार बार वही काम करेंगे। तो आपने लेबल किया है ऐसे, तो बस ठीक है, ई एफ बी डी ई, करेक्ट। अब देखिए हम ई से स्टार्ट कर रहे हैं, वी ई प्लस 2 वोल्ट माइनस I इंटू 4 ओम का बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस है, राइट। यहां पर क्या है माइनस I1 इंटू 2, ठीक है। फिर आगे आपका VE, तो आप इसको VE लिख दीजिए डायरेक्ट। अब देखिए आपने इसको तो VE लिख दिया, जैसे ही आपने इसको VE लिखा तो फिर हम बात करेंगे यहां पे 4I प्लस 2I बराबर 2 वोल्ट, ये हो गया। इसको आप और अच्छी तरह से लिख सकते हैं 2I प्लस I1 बराबर 1, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। इसे आप ऐसे जो आप इक्वेशन नंबर बनाते हैं ना, उसको आप बॉक्स में कर दिया तो वो क्या है कि थोड़ा क्लैरिटी रहती है। और अब आप अगला वाला देखिए, अगला वाला हम टुकड़ा ले रहे हैं कहां से, बी सी ए डी बी, बी सी ए डी बी ऐसा लिया है जानबूझ करके। देखिए बी से स्टार्ट करते हैं, तो वी बी आएगा, वी बी प्लस 1 माइनस I माइनस I1 इंटू 3, ये आएगा बेटा, ठीक है। और फिर आप यहां ये, तो यहां से उल्टा चलेंगे आप, तो प्लस 2 इंटू I1 इंटू 2 आएगा, राइट। दिस विल बी योर VB, करेक्ट। ऐसे आएगा बेटा, है ना। चलिए अब जरा कैलकुलेट करना, कितना आएगा ये 3I है
हाँ 3i है, -3i, और ये +3i बनाएगा, 5i बना जाएगा, 3 and 2 मिलके 5 हो जाएगा ना। तो मैं जरा इसको लिख रहा हूं 3i - 5i1 बराबर 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा हूं मैं, मतलब मेरे हिसाब से ये आ रही है। अब हमें i1 के अंदर इंटरेस्ट जा रहा है, क्योंकि हमें तो i1 चाहिए। हमें क्या करना है, i का, है ना, i1 चाहिए हमको, तो क्योंकि उसी में से आंसर आएगा भैया, जिसमें से आंसर आता है हम तो उसी की परवाह करते हैं। देखो बाकी चीजें सोचते ही नहीं है। तो देखिए 1 and 2 की बात करते हैं, है ना। 1 + 2, तो 2i + i1, ये आपका था 1। फिर 3i - 5i1 बराबर 1, 3i - 5i1 बराबर b1 है। उड़ी बाबा, ऐसा हुआ क्या? चलो जो हुआ है सो हुआ है, हम क्या कर सकते हैं। देखो आप यहाँ कुछ गड़बड़, जैसे यहाँ पे ऐसे ठीक है, सही है। अब एक काम करो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इट इज इक्वेशन नंबर 2, और हमारा फोकस है केवल i1, क्योंकि बाकी से हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं ऐसा कर रहा हूं, इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जिससे मेरा i गायब हो जाएगा। देखो 6i + 3i1 = 3, 2i - 10i1 = 2, चेक करो। ठीक है, तो ये आपका आ गया, सॉरी 6i आएगा ना यहाँ पे, अरे 6i + 3i1 = 3 बेटा, और फिर यहाँ पे आएगा 6i - 10i = 2, ये आया आपका। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आपस में। सब्ट्रैक्ट करते ही ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये आपका 13i1 आ गया, 13i1 बराबर 1 आ गया। तो i1 बराबर क्या आ गया, i1 बराबर 1/13 एम्पियर। बच्चे ध्यान देना, सभी बच्चे इस बात पर ध्यान दो। बेटा देखो, मैंने जो कैलकुलेशन की है इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कंसेप्ट यही है। कंसेप्ट की पक्की पक्की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कभी गड़बड़ नहीं होता, कभी गड़बड़ नहीं होता। मैंने इसका इक्विवेलेंट सेल दिया, मैंने इसका इक्विवेलेंट सेल दिया, मैंने 2 इक्वेशंस बनाई। आई मे डू एनी मिस्टेक इन कैलकुलेशंस, राइट। मेरा आंसर 1/13 आ रहा है। अब जो आ रहा है उसे आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, अब 1/13 आ रहा है, आपको कैलकुलेशंस चेक करनी है। ठीक है, वैसे तो कुछ गड़बड़ लग नहीं रही है, क्योंकि ये 1 वोल्ट है, ये 3 ओम है बिल्कुल, ये 2 वोल्ट है और ये 4 ओम है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। फिर हमने सबसे पहले किया EFBDE, तो E से स्टार्ट किया, 2 आया, -i/4 आया, -2i1 आया, बराबर BD आया, करेक्ट। फिर हमने इसको 4i + 2i1 बराबर 2 लिख दिया, i बराबर भी आ गया, गुड। इसके बाद में हमने फिर अगला वाला किया, तो अगले वाले में हमने BCADB किया, तो B से VB +1 BB, ये रहा VB +1 वोल्ट है यहाँ पर, और 3 इंटू दिस है, और I इंटू 2 ये है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखिए, 3i है, अच्छा जी, +3i1 है और +2i1 है, तो 5i1 आएगा, बिल्कुल आएगा, और 1 आ जाएगा, एकदम करेक्ट है। कुल मिलाकर के आपके पास में ये इक्वेशंस आ गई 2। हमने इन दोनों इक्वेशंस को लिख दिया है। फिर दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया है, एक को 3 से मल्टीप्लाई किया था, एक को 2 से मल्टीप्लाई किया था इंटेंशनली, जिससे हमारा ये कट जाएगा, I1 बराबर आपके पास 1/3 आ गया। अब देखिए, हमें VBD चाहिए, है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BD, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BD, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BD। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BD जो आने वाला है ना, ये आने वाला है आपका I1 इंटू R, I1 है 1/13 एम्पियर और R है 2, यानी कि 2/13 वोल्ट आंसर आएगा, 2/13 वोल्ट आंसर आएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में अपन करते हैं, इसके बाद शायद 1-2 क्वेश्चन और हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22,
Cell of EMF E internal resistance R is connected across a variable load resistance R. Draw the plots of the terminal voltage V versus resistance R and current I. बेटा ये हम कर चुके हैं बहुत बार, तो बार बार एक ही काम करने से क्या फायदा है ना? हाँ, तो ये तो प्लॉट्स वाली बात तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में से देख लीजिए, ठीक है? या इक्वेशन बना करके आप प्लॉट कर लीजिए, है ना? जैसे हमें टर्मिनल वोल्टेज और आर में ग्राफ चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज और आई में ग्राफ चाहिए। तो देखो आप अगर V की बात करेंगे तो V इक्वल टू आएगा E माइनस आई आर। अब आपको रेजिस्टेंस में ग्राफ चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस में। ओके, तो देखिए टर्मिनल वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस में ग्राफ चाहिए और करंट आई में ग्राफ चाहिए। तो एक तो इससे तो करंट आई आएगा, इससे तो करंट आई आएगा, V और I में ग्राफ। ये सेकंड वाला आंसर इससे आएगा, ध्यान दो, ये सेकंड वाला आंसर आएगा इससे, ठीक है? क्योंकि V इक्वल टू E माइनस आई आर। अब आप अगर I को जीरो लिखेंगे, I को जीरो लिखेंगे तो V बराबर E आएगा। और अगर आप V को जीरो लिखेंगे, V को जीरो लिखेंगे तो क्या आएगा? I बराबर E अपॉन R आएगा। यानी आपका सेकंड वाला आंसर आ रहा है, सेकंड वाला V और I में ग्राफ, V और I में, है ना? I में जब I जीरो है तो V बराबर E आएगा, और जब V जीरो होगा तो I बराबर E अपॉन R आएगा। ये आपका ग्राफ आ गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है? ये तो आपका सेकंड वाला आंसर हुआ है। फर्स्ट वाले के लिए क्या करेंगे? बहुत सरल है, बहुत ही सरल है, ज्यादा ही, है ना? तो V इक्वल टू आप लिखेंगे E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये हमें तो कैपिटल R के साथ में ग्राफ चाहिए ना। तो देखिए अब V और E का, V और R का ग्राफ चाहिए, तो ये लो अपने आप ही आ गया V और R का ग्राफ। बेटा बात बड़ी सरल सी है कि V बराबर E अपॉन R इंटू R, इस तरह से आई आर आता है ना। इसमें आप एक स्टेप और लिख सकते हो चाहो तो, I इंटू R, तो आप लिखेंगे अपॉन R प्लस R इंटू R। जैसे ही आप ऐसा लिखेंगे तो फिर देखिए क्या होने जा रहा है, ये होने जा रहा है ऐसा, 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल। हाँ, ये आ गया आपका। तो ध्यान से कि कैपिटल R के देखो, लिख के देखो एक बार, कैपिटल R को इन्फिनिटी लिखते हैं, इन्फिनिटी कैपिटल R, तो इन्फिनिटी लिखते ये जीरो हो जाएगा, तो V बराबर E आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। कब? जब कैपिटल R इन्फिनिटी होगा। सवाल उठता है कैपिटल R इन्फिनिटी होगा कब? बहुत 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 बाद। अच्छा, अगर हमने इस कैपिटल R को जीरो लिख दिया तो कैपिटल R को जैसे ही आप यहां जीरो लिखेंगे ये इन्फिनिटी हो जाता है, आपका V जीरो आ जाएगा। इसका मतलब V जीरो आएगा और जीरो से बढ़ते बढ़ते फिर डन। बढ़ते हैं आगे, ये क्वेश्चन में और टुकड़ा दे रहे हैं। इट इज फाउंड दैट 4 ohm द करंट इज दिस व्हेन R इज 9 ohm द करंट इज दिस। वेरी गुड। इसके लिए हम बड़ा क्लियर कर देते हैं आपके लिए। आई का फार्मूला बड़ा सरल होता है, हमेशा ही ऐसा होता है। आई इक्वल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये आपका आई होता है। ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर क्या होता है? आई होता है। तो अब मैं आई वन को लिखूंगा, पहले वाला आई कितना है? 1 एम्पियर। पहले वाला आई कितना है? 1 एम्पियर। इट इज इक्वल टू ई कितना है? ई का पता नहीं है, ई का पता नहीं है। रेजिस्टेंस 4 है, आर का पता नहीं है, तो ये बेटा आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा वाला क्या है? 9 ओम है, सॉरी करंट आपका 0.5 एम्पियर है, और ये ई है, और ये 9 ओम है प्लस स्मॉल आर है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। डन। आपको ई और वो चाहिए, तो एक काम करो, सबसे पहले तो इसको डिवाइड करो, दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर देंगे तो ई कैंसिल हो जाएगा। 1/0.2, 1/0.2 आजकल 2 होता है, 1/0.2 ये आएगा 9 प्लस आर और 4 प्लस आर। जरा कैलकुलेशन करना, इधर से कैलकुलेट करेंगे तो 8 प्लस 2r बराबर आ जाएगा 9 प्लस आर। ठीक है बेटा, तो आर को आप इधर लाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे, आर बराबर 1 ओम आ गया। जब आर बराबर 1 ओम आ गया ना, आप आर बराबर 1 ओम यहां लिख दीजिए, लिखो आर बराबर 1 ओम, लिख दो, तो ई बराबर क्या आ जाएगा? 5। ई बराबर 5 वोल्ट आ गया। ये आपके आंसर आ गए किसके? क्वेश्चन नंबर 22 के। क्वेश्चन नंबर 22 के। देखिए दोनों आंसर क्लियर हो गए।
तो ई की वैल्यू आ गई आपकी 5 वोल्ट, आर की वैल्यू आ गई आपकी 1 ओम। चलिए नेक्स्ट, ये एक इन्होंने सर्किट दे रखा है। अब देखिए इस सर्किट के अंदर अगर आप खास बात करना, बड़ी सरल सी बात है कि ये सर्किट कितना इजी है। आप देखिए इस सर्किट को, मुझे इस सर्किट में क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट सो दैट द करंट इन द सर्किट इज 0.2 एम्पियर। यहां पे 0.2 एम्पियर करंट चाहिए, हमें इस आर का पता लगाना है। वेरी गुड। तो देखो एक बात सुनो, ये 5 और 5 सीरीज में है, ये 30 इसके पैरेलल में, ये 10 पैरेलल में है। तो देखो सबसे पहले तो हम इसको बड़ा इजी बना देते हैं, इजी बना देते हैं, दिमाग ही नहीं लगाएंगे ज्यादा। हम क्या करेंगे, नेट रेजिस्टेंस एज पर फिगर, एज पर सर्किट गिवन इन क्वेश्चन, आप ऐसे लिखिए, एज पर सर्किट गिवन इन क्वेश्चन, एज पर सर्किट गिवन इन क्वेश्चन, नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, आर ए बी, नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, है ना। देखिए कितना होगा, है ना, 1/R/AB इट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/30 प्लस 1/15। देखो ना, ये 5 5 10 है, ये 30 है, ये 15 है, करेक्ट। तो हमें सीधे RAB के बीच का रेजिस्टेंस निकाल देना चाहिए, बिकॉज ऑल आर पैरेलल। आप यहां पे समझा भी सकते हो उसको, एक लाइन और साइड में लिख सकते हो साइड में लाइन लिख सकते हो कि भैया 5 ओम सीरीज में है, तो 10 ये सब पैरेलल में है, दिस ऑल आर पैरेलल, है ना। अब आप इसमें 30 का एलसीएम लीजिए, 30 का एलसीएम लेंगे 3 + 1 + 2, कितना आ जाएगा, RAB बराबर 6 बराबर 5 ओम, ठीक है, ओके। डन। अब ये 23 है, तो इसमें अपन क्या है कि ये 5 ओम आपके पास आ गया, तो यहां तक आपके पास 5 ओम आ गया। अब अपन सर्किट को अलग बदल दो, बस खत्म, सर्किट आप क्लियर कर दीजिए। ये है बेटा 2 और ये है 6 वोल्ट का। तो मैं सर्किट दोबारा रीराइट कर रहा हूं। नाउ द रिजल्टेंट सर्किट can be drawn as below. Now the resultant circuit can be drawn as below. ये 2 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है। ये कितना है, 2 वोल्ट एंड 6 वोल्ट है, ये कितना है, 4 वोल्ट आ गया, है ना, 4 वोल्ट आ गया। तो आप यहां पे 4 वोल्ट लिख दीजिए, 4 वोल्ट लिख दीजिए, ठीक है। और देखो 4 वोल्ट लिख दिया, बस और तो कुछ नहीं है ना। इधर आर है, तो आप एक काम करिए, 4 वोल्ट लिख दिया ना आपने, यहां पर 10 ओम रहने तो चुपचाप। इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दे रखे क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस सवाल में दे ही नहीं रखे, नहीं बिल्कुल नहीं है, तो आप मस्त रहो, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, 10 ओम है ना। ये 2 और 6 मिला के मैंने 4 कर दिया, डोमिनेटिंग सेल का हमने टर्मिनल लिया है, ये 10 आ गया, यहां पर कैपिटल आर है, और ये आपका करंट है, सॉरी यहां पर आपका रेजिस्टेंस कितना है जी, वो रेजिस्टेंस 5 ओम है। तो अब आप देखिए क्या हुआ, 4 वोल्ट है, 10 ओम है, आर है और 5 ओम है। हमें करंट चाहिए 0.2 एम्पियर। ये लो, करंट आएगा आपका, ईएमएफ है 4 और रेजिस्टेंस टोटल है 10 + R + 5, ये बराबर 0.2 है बेटा, ये बराबर 0.2 है। तो अब आप जरा चेक करिए कि 10 + 5 + R = 4/0.2, 4/0.2। 20
20 माइनस 15 बराबर 5 ओम। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये 5 ओम आना चाहिए, तो R इक्वल टू 5 ओम इज द राइट आंसर। तो ये आपके जो है ना, मेरे को लगता है कि अब जो पोटेंशियोमीटर के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का 1-2 सवाल बचा है, बाकी ये सब कंप्लीट हो गया है चैप्टर 3। तो हम अब अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन जो है ना मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के लेंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन, अगले चैप्टर का आप वेट करिए, अगले लेक्चर का, और इसको कंप्लीट करिए, ठीक है। नमस्ते।